कहानीकार इन कहानी में छोटा छोटा संवादारी गहरी बात करे कहता और ओखाणा तू लड़ालू भाषा घनी सजोरी लागे गिरज और ऊंधरा रे ओळावे अत्याचार अन्याय और दान की सुभावनी बात करे मिनखी चारा ने जीव तो राखण वास्ते कहानीकार सरू में कहवे कि बारा उयारा मिनखा जेड़ा मिनक बोली मिनखा जेड़ी बोलता और इन्हीं बात रे कहानी रे अंत में पाची कहनी याद दिलावे कि मिनक विनाश क्यों करे विनाश क्यों चाहे आपरी लाठाई री जोर निगला माते क्यों जतावे इन विनाश लीला में हिरोशिमा और नागासाकी और महायुद्ध सु डोल की कहानीकार हृदय ने चीरण वाली चित्राम दे दी है मानवी संवेदना में अठे मर जावे कागला और गिरजड़ा छू ये बेसी मिनखा रा यार डरावना लागे वो मिनखा कागला और गिरजड़ा सुई फौरी नीचे रावण लागे समझ में आ रही है आपको? बढ़िया बात है आप फ्लो में तोड़ो आज ही दुमात में मीटर की दरकार है ट्रैक्टर रेत में फिरे तो खेत उड़ीजे खड़ीजे और धान उगे पर जे वो ट्रैक्टर एक निर्दोष है मात्र मारम रो साधन बन जा तो इनमें उन निर्जीव मशीन रो काई दोष उन माथे बैठा सवार उन मशीन रूपी साधन ने किड़ भात परोटे वो तो वारे ही विवेक माते हैं कहानीकार विजयदान देखा इन कहानी रे मार्फत मिनक ने खुदरी अहम मारने मानवी भावना जगावनी संदेश देवे बरवन की विशेषता ठेठ राजस्थानी संवादारी करोड़ ध्वन्यात्मक सद्दासु कहानी में उठती हलचल पाठक के मन में ये एक अजान अरवित डर भी जगावे भय भी जगावे हया दया वायरा मिनक रे वास्ते गिरनारा भाव आवता ही नाड़िया में रक्त उकड़न लागे उन अत्याचार ने मिटावण खातर एक सावचे और साचो मिनक उभो दिसे आ कहानी अलेखू हिटलर री सार्थकता है अब कहानी है ना वे पांचों मिनक ही हा कोई उम्र में छोटो तो कोई मोटो 30 और 50 वर्षा रे बिचारे सगला री उम्र थी सब सु लाठोड़ा रे माथे कटी धोला झाकण लाग्या हा बाकी सगला राई माथा काळ भवर उणिया रा मिनका जड़ाई था आंखिया री ठोड़ आंखिया नाक री ठोड़ नाक दांता री ठोड़ दांत हाथ पगारी ठोड़ हाथ पग तांबा वर्णो रंग सगला रे माथे धोला पोतिया कीड़ी रे नवा तो कीड़ी रे जूना लठारा धोड़ा जब्बा और धोड़ी ही धोतिया काना में गिनोट सोनारी सांकड़िया मूर्तियां 3 जना रे गले काले गोरा कोयड़ा सोनारा फूल हा सगला मिनखारी बोली बोलता और सगला मिनक री हाली हालता सगला रे खेतारी खड़ी खेत कमाता और साखा निपजाता गहूं जीरी मिर्चा राई बिराड़ी के मिर्च इत्यादि भांत की शाखा रे मिस सूखी धरती री फूक सरसावता देश की आजादी रे उपरांत लूठा करसा व्यवहार पांचरे आई पढ़ाई आधा होए धूर में बीज बूटा और जाने जितनी कमाई लेता आ पाछू मिनखा रे तंग डाला हूं एड़ो लखाव तो कि तिनी मारी कूक सु जन्म नी विया आ सगला री धरती री कूक सु ही जन्म वियो है केर आग खेजड़ी और कोगड़ा फले जू एतर कर बदिया और फड़िया जाने कुदरत री बना पाती ये आरो भाई को है पांचू ही जना पांचू आधा नेड़ा कंडू रे भाई हा सीर में ट्रैक्टर मुलावन हारू गांव सुजोदा ने जाता हा जब्बारे हेटे बंडिया में वे मुंडे खीसा में नोटारी सावल जाप तो करियोड़ो हो सगला रे मुंडे विद्यारी जीनी आप चपका मारती धंधी जड़ वे कालजा में खेत उंडी पर उनके अतीठा फड़ारी आप उनियारा माते जनते मोटर से उतरता ही वे खीसा माते हाथ फेरता पादरा ट्रैक्टर की धारियोड़ी दुकान खाता बीर दिया सड़क माते पग टिकता ही पाचा अजय उठ जाता बारे बस री बात वेती तो कालूनी सड़क माते पग ही नहीं टेकता नाल वो एक पगोती चढ़ता ही कांच रे माय रे धणीरो मां तो सुबट नहीं आयो पड़ती टाट ना थे निजरा पड़ता ही सगला एकल सागे बोलिया सुगनारी बात खदो खुद ओम जी माय बैठा है फड़को उगाड़ता ही हेम री जात ठाडी हवा रो लहर पायो पांचू ही एकन सागे ऊंडा ऊंडा दिसकारा खेंचिया एक जणो बोलियो सूरत री मोजा तो ऐस लोग जाने आपा तो ढोढ़ आंगड़ा री जून मुक्ता ओम जी मुड़कता थका बिना अदरगत सुर में बोलिया थारी खेती पाती सु मारी दुकान रो आटो साटो करता हो तो ना होनी देखो पछे पछताओला सो पछताओ तो
सब सु लाठोड़ो भाई बोलियो चिपता या पिस्ता वाली काई बात छेड़ी ए तो आपरा कर्म है जने जी नहीं करे जी नहीं साचे बुदा रबड़ की कुर्सी माथे बैठता ही एड़ो लखायो जाने वे बैठा ही नहीं वे पतियावन सारू रबड़ में 3-4 बड़ा आंगलिया खसोली जब जाने बैठो नो पतियारो गयो पछे तू कुर्सिया रे मा हता माथे खूंटिया ते एक नचीता बेही गया गामा सामा करवा उपरांत एक जणो कयो सेवट खपता खपता मारो ही नंबर आई गयो आज ही आज ट्रैक्टर खेचाओ जकी बात करो सातरो वार अन सातरी तीसरी रोमर कडाए घर सुबीर होया हदी हदी पाचा गांव पड़ता वेणो चावा मैं जाना ला ट्रैक्टर हारू 2 दिन सबर नहीं वे छोटके भाई बोलियो 2 दिन री भला कई माने तो घड़ी भी सबर नहीं वे लुगाया तुम्हारे वीर वेता ही मोड़ा माते ट्रैक्टर बटानो थारू खूब की वेला 100 रुपया पता 100 लाख जिंदगी 8 नहीं पर ट्रैक्टर तो अपन ने बारी खिंचावनो पड़सी बारी खटावल देख रोम दी मुलकिया केवन लगा मैं था गांव वाला रे आदत पिछाणू ट्रैक्टर काले रेडी रेड कर दियो मर्जी वे जना ट्रैक्टर खांच दीजो पाछा रे खुशी और हरक रो पार नहीं दियो जाने आखी दुनिया रो राज हाथे लाग गयो वे बिचेटियो भाई ओम दी बड़का पार्टी टाट सामी देखन बोलियो बड़भा के रे हाथ भरो लीला पछे काई ढील जीवता रहो ओम दी सगले भाया ने ओळखता हा नंबर ही तपास करन सारू सैंग 2-3 बार बड़ा अठावड़ा हा धंधा प्रमाण पूछती ओळखाण ही दीप तो सड़ियो स्वभाव हो मीठी बोली झीणी मुलक दिल रो बनगढ़ से एड़ो लखाव तो जाने ट्रैक्टर के पुरजारी गलाई कि कारखाना में स्वरूप रो निर्माण हुयो है मशीना रे उमाण ई बारी काय गड़ी जी टाट ठोर टाट ठेटे तीन का नी गड़बड़ीला वाला री जाल दी गड़ाई ठोर गड़ो मुलक परवान मुलक सामी बैठा पांचों मिनखारा मुनियारा निरखता बोलिया अबे तो सनेचो हुयो पण आठे मारक बस रा था गट्टा खावता आया हो की सुस्ताओ पारो खाओ ठाडो पानी पियो ए मान मनवार उपरांत वे घंटी बजाई उन समय ये एक आदमी माय आयो लस्सी लावण री आदेश दियो हाजरिया ने बारे निसरता है ओम जी कयो होरे घरा दूर जई री होर तो बनी बैठे पर दूजी मनवार कई करा पानी सस्ते दूध मिचड़ो दई अटे तो फकत खाटी हवा ठाडो पानी रबड़ की गिद्दियां बिजली रा चका चूम दे मिलावट रा ठाट वेल रा गाजा बाजा है रिपिया साथे ई धान मिले अरनी उसाड़ा खावन पीवन री मनवार करता ही लाज आवे एक जनो हसतो थको बोलियो के साचा मन सु मनवार करनो चाहो तो घणी ऊंची चीजा मिले अटे सूरत रे देवदार ने इसको भेजा जेडी चीजा मिले मनवार करो तो ए चीजा है नहीं तो लस्सी सु काल ठंडो करनो तो दिसे ही जे सानी भाव सु पटो ओम जी सु जोर सु हंसता केवन लगा अटे दुकान में ए ऊंची चीजा नहीं चले सींजा ताई दबो तुम्हारे ठरका जो घरे सरबार कर सकू थारे कहता पानी मारी सरबरा तो होगी और माइक पड़ो ही घणो एक ट्रैक्टर निजरा तो बताओ लस्सी आवे पीने जाना लस्सी किसी पाची बाड़ा में बड़े है ट्रैक्टर देखया पछे काल घणो झरेला बतो हवाज आवेला ओम जी खुद साथे वीर गया कारखाना में ट्रैक्टर तो गया टंच पड़ियो हो लाल बम फर्गुसन ट्रैक्टर जाने मनोड़े री दीदी एकट भी माथे नीचे पड़ता ही पाछू बाहेर अंतस रंगीज गयो ट्रैक्टर माथे सावळ हाथ फेर तरे निरख मिठाई सगळा ही पाछा कमरा में आया लस्सी री गिलास टेबल ना काच माथे डक्योड़ी पड़ी कुर्सी माथे बैठा ही ओम जी गयो भाईडा जमानो बदल गयो पर बदल गयो पहला तो गांव में एक ठाकर ही पण अबे तो सगळा ही थारे जेड़ा मोटा करसा ही ठाकर बन गया आजादी रा ठाक सगळा थोरे ही पंथी आया थार थोरे ही पाती आया छाछ रावड़ी गई मात जानता पड़ता जो को ऊंची ऊंची चीजा पानी ते उन्मान खड़काई जे हळू हीड़ो मुलावता जोर पड़तो जका हजारों रुपया रो डॉक्टर ट्रैक्टर वपरावता सोची ही नहीं काटीड़ा आजादी री लावो लेवो बैसो ले लीजो मन में मत राखजो जो थोड़ो भाई बिचारी बोल गयो केन ना ढूंढरा लावा है धान खाए नीट पेट भरा हजारों पीढ़ियां लग भी की भुगत्यो आज साने काणी रो कातली नहीं हुआ है बली वे गांधी बाबा री
जेको माने मिनका जून री लाभ साफ गिराई नीतर गांव में बिजली री मोटर रेडिया और ट्रैक्टर रो काई वास्तो पण मने तो अबे कागदारो नोट खाए पेट भरना पड़ेला गिणिया दिना सु मां लोगा ने तो धान मिलनो ही ऊपर भेजाला है माने ट्रैक्टर पूरिया जाओ मैं थाने धान पूरिया जावाला जाओ तो मां लिखत कराला बडोड़ो भाई बोलियो काई कीवी ने की रो पूरे भैंस खड़ खावे तो आपरा पेट हर से आपरे मतलब रा छाती कुटा है कोई आपरी गरज ट्रैक्टर बेचे और कोई आपरी गरज ट्रैक्टर मुलावे आपरे काना आ शब्दारो भड़कारो पड़तो बडोड़ भाई ने लखायो के बात की अवળી उड़स की पाछो ताकी सागण हरी चेष्टा करतो ताकि केवण लागो हां अमुसा बात तो थे साची फरमाई बाबा रे प्रताप माने आजादी रे उपरांत सुखरो साफ तो खासो भलो आयो घर घर धान रा डिगला दिनारी ते छाड़ होगी बिचारी टाटियो माथो घूमता उमजी गयो घर कदी बाता झूठी गिणिया मोटोड़ा करसारी अवस मान जानी दी छोटो के भाई थोड़ो घणो भणियोड़ो होतो बोलियो मन जानी तो काई भी दुखरी टुपर खोड़ो हियो इन सुसोरी सांस आई सुखरा साहब तो हाल चांदजू घणा अलगा है बीजेटी भाई फालतू दिकारो निवेड़ो करतो थका बोलियो जान साहब झपड़िया मारने में की साथ नहीं है मतलब की बात करा खिसा माइला नोट काट ओम जी ने हमलाओ आपा अपनी चीज देखभाल करने हाने करो बगत की बाता करा तो ही बीते जाने अंश भूलियोड़ी बात याद आई अजेश खीसा में हाथ पड़िया टेबल माथे नोटा रे डिगली भी 50 घोड़ा री ताकत रे विलायती फर्गूसन ट्रैक्टर रे सागे ट्राली तविया झूलो और हेरो 60,000 रुपया रो निकत्यो हो अटी ओम जी नोटा ने गिन गिनाए दराजे ताल के करिया और उठी सगला भाई भाईड़ा एकन सागे उठ्या और आपनी चीजा हाने करन सारू कारखाना री सोए करी बडोड़ा भाई रे कहता ही छोटो के भाई सुरंगी मालावा साकिया सारू रातो रंग गुड़ और 6 रमरी बोतला खरीदन वास्ते बाजार का निपीर हुई तो बाकी चारू भाई टिकिया जो माला साथे जुट ने चपाचप ट्राली भर ली वे आपरे काम सु निवड़िया जीते छोटक्यो भाई पाछो आई गयो अमुता कोड सुगुण बेच्यो मालावा सु ट्रैक्टर सिंगारियो सामो साम साक्यो कोरियो छोटक्या तीनू भाई खामची डलेवर हा वीर वेताई खासो दिन डर गयो सूरज आधू जिस रे ओले लुकन री तैयारी नहीं थो अजमेर जयपुर सड़क वाली चुंगी चौकी सू धक्के निकलता ही खुली सड़क पर फरावती माला मासू सिंगारी जी ओलो ट्रैक्टर दरड़ चालतो हो माथे पांचू भाया ने एड़ो लखायो जाने सड़क री ठोड़ आबो इस बारे ट्रैक्टर तले पाथर गयो है और सामली धरती वाने नारेला सुई साफ छोटी लखाई आंख में तो सूरज जाने वार ना लेतो हो आखी दुनिया रा हरक वाले हिवड़े में भरण लागो सोनारे फुलारो परस करने जाने सूरज की किरणा सार्थक थी रूप बाटका में चापड़ियोड़ा पंछी ट्रैक्टर धधराट थथराट सुन ने कानी उठता तब वाने एड़ो ओळखाव तो जाने वारे अंतस आनंद यहाँ पकेर वाली रूप धरने कानी उठे हैं ये इतना में सू करतो तीखी सरवाणो वारे काना खड़क्यो जीजक ने एक्टिविटी जोई पाखा थामियोड़ी एक बार नीचे उतरियो और देखता दसवीं तरारे पाक थी चापलगुड़ा एक धोला सूसिया ने आपरे पंजा में झाप पाछो उड़ गयो पाछू एकल का साबी हंसने एक गुजरे सामी जोयो बटोड़ो गाई बोलियो जो किणी भावनी कळे इणी सिंतरारे पछवाड़े बाद रे पंजा इन सूसिया री मौत लिखियोड़ी हती बाद अतीत गयो दीते वे उठी देखता रिया ट्रैक्टर की धड़धड़ाहट चालू ही नालारी डराट रे बीचो बीच फूटता ही एक थोड़ो भाई बोलियो नी करता ही खासी बेड़ो वे गयो पण तो इस हाथरे मोरत रो दाणो थज गयो गांव सुवीर वेता सुगनी डाळया गया था सुगनी डालता गया हा जड़ा डलता ही गाने एक खेतवा दके साइकिल चढ़िया एक मोटियार नहीं आयो अन उन उठी मोटियार ने की धड़धड़ाहट सुनी थी तो लारे मोड़ने जोयो कोई ट्रैक्टर आवे दिसे
वो तुरंत पाछो मुड़ने खाता खाता पेट्रोल डाल दिया। ट्रैक्टर वाला सुन भी वह खतावल छानी नहीं दी। खेती बत्ता ही वे आप हाथ लग गया। ट्रैक्टर चलाओ तो भाई बोलियो कालो कटेयो कितना ही आंची पेडल मारी कहीं वे ट्रैक्टर सु थके जाए ने की तो आगे जावेला। वो थोड़ी सी रेस हो गया बड़े बधाई ट्रैक्टर की दरदाट इजती हुई साइकिल वाला रे काना ही बात रो बेरो पड़ गयो। वो बड़े आया है पेडल दाब दिया की खेती बड़े बद गई। तर तर बत्ती खेती ट्रैक्टर चलाता भाई रे ये झरी कोनी। वो बड़े की रेस खींची। छोटके भाई बोलियो मारी माटी सेवर तो थाकेला थोड़ी ताल राजी वे तो छो वे तो। विजेट भाई बोलियो उगाड़ माथे छोरा रे री एड़ी अबड़ी बुद्धि ज वे। धरधराती ट्रैक्टर सड़क में सवेरता दौड़ती सुरंगी माला में हवा में बत्ती फरफरावन लगी। बडोड़ो भाई बोलियो मते ही आवेला क्यों गिरता रेस खींचे। ट्रैक्टर आगे बापड़ी साइकिल की कई दिना चींची करती एक तीखी चिचाट अनचक वाले काना सुनी थी। दिल में बढ़ता बढ़ता ऊंदरा ने एक चील करता झांप लियो। वह चीची उन मरता ऊंदरा रही थोड़ी ताल में चीची री आवाज इन दुनिया से बिलाई थी। सूरज की आधी को डूबी अबे की रात भर ताई बिलाए जावेला। सूरज डूबता सूरज रे उड़ू उड़ू गुलाल पाथर जाने ट्रैक्टर रे कसुंबर रंग री रोइज उन थोड़ प्रथम पड़े है। डले पर टाल चारू भाई सूरज डूबता सूरज सु मीठ हटाए धके जोयो। अरे साइकिल और ट्रैक्टर की खेती तो तर तर बढ़ती जावे। सगारे मन में एकन सागे एक बात ही डरते 100-200 रुपये री साइकिल और 60,000 रुपया रो ट्रैक्टर आ कई कोड में मोट ऊंदरो हाथी सु आतले। उजोड़ भाई बोलियो फी प्रो पार्ट ने मर गयो तो घरवाला सु खेती पड़ जावेला। चौथोड़ो भाई बोलियो राम जाने घरवाला सु खेती कर पड़ी पर अबार तो आपको ट्रैक्टर सु खेती खासी बढ़ती जा रही। छोटक्यो भाई थोड़ी रेस बड़े खींची नवो अटन ट्रैक्टर पूरी रेस खांचनी सावल कोनी। साइकिल वालों लारे मुड़न जोयो खांचानी वो खासो आगे निकल गयो। वो जोर मूस ने बड़े और जोर से पेडल दाबिया। पग तो जाने भरभाटे चढ़ गया थे। डूंगर सु खड़कता झरना रे वेग साइकिल माथे सड़क माथे रड़कती रही जाने कोई बतूड़े साइकिल रो रूप धर लियो वे। अके वो मोटियार बतूड़े माथे सवार वे गयो वे। ट्रैक्टर माथे बैठा सगला भाई ध्यान से देखो साचानी खेती खासी बदगी तर तर बढ़ती जावे। माला मासू श्रृंगारी री ट्रैक्टर दिलाई थी ट्रैक्टर 50 घोड़ा री ताकत 60,000 रुपया री लागत रो और आ 200 रुपये री साइकिल और वो कॉलेज छोरो उगाड़ माथे नेकर पेरेड़ो हवारी जोर से फटकारो लाग्यो तो एक माला री डोरी टूटी। वह चारू कानी अटी उठी फरफरावन लागी कदी दोगड़ी ले जाती कदी पादरी ले जाती एक माला री डोरी बड़े ट्रैक्टर चलाता छोटके भाई रे काल जे फरफराती माला रे मिस जाने झाटीला सड़ींदा लागा। वो दांत पीस तो पूरी रेस खाची तो सु छूट गया गोला रे बैग ट्रैक्टर दौड़न लागो। हवा में चारों में दरदराट गूंजन लगी। ट्रैक्टर तले पाछे उड़ी आखो पाछो पहला सु और ऊंचो घणो ऊंचो चढ़ गयो की खेती कम पड़ी बड़े कम पड़ी। हाँ अबे तो खासी कम पड़ी। टोप सी रंगमान छोटी लागती दुनिया फकत 2 थोड़ सिमट ने बिखर दियो। ट्रैक्टर और साइकिल सवार चार माने दुनिया री किनी तीजी चीज रो ध्यान नहीं हो। 60,000 रुपया रो ट्रैक्टर और 200 रुपये री पड़ी 200 रुपये किलो। जोगरी बात के लगती 2 मिलिट्री की 2 गाड़ियां सामने आई तो ट्रैक्टर रेस धीमी करनी पड़ी। बाइसिकल वालों मोटियार और ताको रात खासो और आगे निकल गई। पीछे के भाई बोलो ए उगाड़ माथे छोरा कितना औटाड़ है गाड़ियां रो उपरास लगाए सपाट आगे बढ़ गयो। बडोड़ो भाई बोलो बापड़ो थोड़ी तार मोदी जे तो छो मोदीस तो कितो आगे जावेला सेवट तो सांस फूटे लाई बावड़ो आपरी जवानी गाड़े नसा ढीली पड़की तो लुगाई रे काम ही नहीं आ रहेला। आ जवानी कोई साइकिल में तो उतारन सारू नहीं गए। खुली सड़क मिलता ही छोड़ के भाई पाछी पूरी रेस खांसी जाने सोर ने बत्ती दिखाई गई। हवा ने अपड़न सारू बढ़िया भरतो ट्रैक्टर जाने आंधी रो रूप बढ़ गयो और तर तर छेती भागती गयो। ट्रैक्टर ददराट सुनी तो वो एक लारे मुड़न फेर जोयो
रीस में टणकारो दे पाछो मुड़ गयो। फिरकती रे उन्मान उंदा दोनों पर चक्री चिड़िया तो चढ़ता ही गया। अबे उनने थोड़ो थोड़ो पुर से वो होने लागो। वो राजस्थान तो सब सुन तेज साइकिल चलावने हो। हाँ वही एक मिनट हो। भूकिया री थोड़ भूकिया, पगारी थोड़ पग, और सांस री थोड़ सांस, सपना री थोड़ सपना। वो नित 60-70 मील साइकिल बगड़ावत करतो। लाडला 2 महीना से अभ्यास करे। दगले महीने अखिल भारतीय साइकिल दौड़ में अगवानी रह गयो तो कदाच करी जावन री बारी भी आ सके। आज इन ट्रैक्टर की होड़ में उनकी परख भेजा नहीं है। दांत पीस ने आपरे करार सुन सवाया पेडल मारिया। साइकिल चलावनी लकब और 8 देख ने माथे भणती एक साथन पहल को चिपता ही सीधो ब्याह रो प्रस्ताव करियो। वो पाछी सुबह ठाना तो रोनी की पलूतर नहीं दे सकियो। थोड़ा दिन साथे रहा, माहो वाहो बदल करिया। एक दूजे रे अंतस ने सावल ओळख्या, मते ही सगली बातें सुबह देखी। अखिल भारतीय साइकिल दौड़ सुन जोड़िया उपरांत ब्याह में कॉल कर लियो। वो बिखा में पलियोड़ो हो, वा आसुदा में रमियोड़ी की, पर दोनों ही एक दूसरे माथे जान जीव देखता। एक दांत रोटी टूटती। ब्याह री लाखी रात वारी सीधा जान उतरेला। अंशक वायलोरो उन्यारो उनरी आंखें में सामी पड़त्यो। जाने बा हवारे मिस आज किया कोट मिलते हैं। उन्हीं करार 10 गुना बढ़ गयो। पगारे जाने पाखन लाग दी। भला भाई दीदी अतीत निजर सुन बत्ती जीव ट्रैक्टर काई निजा खेती बर्तन लागी सो तक बढ़ती थी। देखता देखता पहला सुई डोडी खेती पड़ गई। ट्रैक्टर री रेस पूरम पूर खाचोड़ी। इणसु आगे किनो जो जोर नहीं हो। पाछू बाहरी मन मठोटी खावन लागी। चारों मेल सुसाड़ा पड़ती हवा धड़धड़ाट रापा पलेटा में अलूज गई। आखी दुनिया री राज हाथा में आयोड़ी देखता देखता कुस्या बना। दो फिर घोड़ा रे वेग ट्रैक्टर मलक तो हो। साइकिल वाला उगाड़ माथे सोरा रे पगा में जाने बतूड़ियो शरण लेगी बे। वाही रो उन्यारो उनरी आंखें सामी जबुका करतो हो। छेती तरतर पड़न लागी। नी तो उमरो फीफरो फाटियो और नी उनरी सांस टूटी। पर ट्रैक्टर री टंगियोड़ी आकी माळावा टूट टूट में निकल गई। ट्रैक्टर माथे बैठा हुए काठी दूजो जोर ही कहीं करता। पण अधी से जोर रगे किनो दूजारो जोर नहीं वे। बतूड़ियो पग बड़ियोड़ा पग अंशक खाली घूमन लाग गया। साइकिल की चेन उतर गई। कोई वो की हाथाग नहीं वियो। ट्रैक्टर रे वेग रो पुतो उंडा पग मते ट्रैक्टर रे वेग रो पुतो उंडा पग मते कर लियो हो। वाही रो यारो चारों का नी टिक करन लागो। इन ताकत से ऊंची दुनिया में दूजी कोई ताकत नहीं। वो तुरंत साइकिल थाम फूंदी रे उन्मान हेठे उतरियो। स्टैंड माथे उभो करने वो निराश सु चेन चढ़न लाग्यो। तर छेती कम पड़ती की। ट्रैक्टर की धड़धड़ाहट पर पाछू भाईरी खुशी हवा में मापती नहीं हुई। भला जोगरा जोर ने कुण टूटे। 60,000 रुपया लाज रे ढाका ढूंढो वे गयो। इन भात रे झूठा संतोष सु कोई आपरो मन पोखे तो उनरो कुण काई करे। ट्रैक्टर की धड़धड़ाहट साफ सलबे सुलझन लागी। चैन चादरी हलफड़ाई खतावल में सामी बतो मोड़ो वे गयो। और देखता देखता ट्रैक्टर साफ पाक आई गयो। पर उनने तो आप करार और वायली री अति उयारा स्त्री अंजस्ती। धरधरा तो ट्रैक्टर अड़ोवड़ आए ने धके निकल गयो। पांचू भाई मिंसारी बोली में कि जो एकन सागे बड़बड़ाया। उन वेड़ाई कागला री जान क्राम क्राम करती माथा कर निकल गई। ट्रैक्टर री धड़धड़ाहट और कागला री क्राम क्राम रे बिचाले मिंखारी बोली सावल उबड़ी कोनी। वो चैन चार साइकिल माथे चढ़ गयो। जना ट्रैक्टर दो एक खेतवा धके निकल गयो। चारू भाई लारे मोड़ ने देखन लगा। सोचन लगा कि गेलो चैन चाडन रो मिस करे। कदा सबे होड़ करन भी हूस खाली पड़की दिसे। पर वो तो साइकिल माथे चढ़ता ही पाछो बतूड़ी बन गयो। अब छेती तर कम होने लगी सो वेती की मक्सा मक्सा अंधेरा में कुदरत पूरीजन लगी। चारू भाई आंखें पाड़ पाड़ देखन लगा। आ साइकिल तो बड़े धके निकल जावेगा। रेस पूरम पूर खचोड़ी थी। ट्रैक्टर रे वेग सो आगे वारों की जोर नहीं है। सगड़ा दांत पिसन लगा। ट्रैक्टर का कसुंबर रंग माथे मक्सी झाई गिरन लगी। छोटक्यो भाई पूछो उगाड़ माथो कटे खावे। चारू भाई दांत पीसता बोला
और तो बढ़िया हकता ट्रैक्टर सु धक्के निकल जाना। अबे तो इनरो बाप ही नहीं निकल सके। आ बात कहता ही छोटे के भाई रे काना बाज वालो सरनाड़ो और उमरा वाली चीची बारी बारी सी गुंजन लगी। थोड़ी ताल उपरांत एक कान में चीची और दूसरा कान में सरनाड़ो सरनाटो दबियो ही नहीं। बिरमान री हवा जाने इन गूंज सु चिरी जावेला। ट्रैक्टर दरदराटो ई गूंज में डूबण लाग्यो और उठी साइकिल वाला उगाड़ माथा की आंख सामी एक ऊंचो ही बिरमान पड़कतो हो। ठोड़ ठोड़ वाही लीरा उनियारा झमका करन लगा। छिड़िया बिछड़िया तारा में, रूप बाटका में, ढोरा में और सामी जावता ट्रैक्टर में, ट्रॉली में आज उनकी परख बेचानी है। जे ट्रैक्टर सु धक्के निकल गयो तो वो वेगो ही ब्याह कर लेला। वह मान जावेला तो कॉलेज भीतर परसु परले रोज कद कदी उमरो मन पे। अबे तो धक्के निकलन में वारो ही कई आखी दुनिया उंडा हत्तेवारी मुट्ठी में समाये जावेला। आंखें सामी सोवन सपनारी लोग बेजो बुझीजन लागो और उठी जाए बाज रे सरनाटा और चीची बूंद हवारो रेसो टुपीजन लागो। चारों भाई किरकिरिया चापता एकम साथी बोलिया अज बेर डोगार माथे सोरो तो आज आपा ने पोतिया भी जबरी शान बिगाड़ी है। पछे छोटे भाई ने एक जुगत बताई। बात थी आपका ही ट्रैक्टर आडी कर दीजिए और ओटार की जाने लगे। बाज रा सरनाला और उमरा री चीची मिनखारी वाणी रो रस मिला मिल गयो और उनी उठी उमरी वाही लीरा उनियारा रोजास इखासो बद गयो। एक एक उनियारो साव सुपट दिखन लाग्यो। अबे तो ट्राली रे साव अड़ो अड़ डूब गयो। बाज रे सरनाटा और उमरा री चीची छोटे के भाई रे माथा में चापल ने मुंह धर ली। वे तो यारे वेग सु दौड़ती साइकिल अंशक ट्रैक्टर सु टकराई। एक आंखें सामी बिजली पड़ती पछे दिप कर दो एक एक उनियारो बड़ो हुए तो गयो। ट्रैक्टर ले लालो कालो टायर माथा रो गिरकड़ो काट दियो। सगड़ा उनियारा एकदम बड़ा बह गया। हवा में बड़े मिनखारी बोली गुनगुनाई मारो माटी ट्रैक्टर सु धक्के जावड़ दी मूस राखे। छोटो के भाई की बड़ियोड़ो हो तुरंत एक जुगत विचारे थोड़ी अड़गी भाई जाए ट्रैक्टर ढाबो थैला माए सु बोतल काट तो बोलियो बापड़ा ने थोड़ी दम तो पावा। पछे मिनट रे पगा वो धक्के बदियो। साइकिल वाला रे पाक की जाए बोतल रो डक खोलियो। उनरे मुंडा में आती बोतल दर उंदाई। पछे माथा रे पाक की बोतल फोड़ वो दौड़ ट्रैक्टर माथे चढ़ गयो। दरदरा तो ट्रैक्टर धक्के बद गयो। घोड़ा माथे अभी लुगाया बाट निहारती वेला। डरे गया माने कोट सु बधा वेला। हवा में मिनखारी हंसी रो ठाको गूंजियो और उठी काली सड़क रे माथे एक चित्रा किनी उमदा पार किने उदीक तो हो। लाल रंगत री बिचारे मिनक री गौड़ी बेजो मिनक रो धोळो बेजो फूटोड़ी बोतला रा टुकड़ा किनी मोटियारी लाश दौड़ी नेकर ठोड़ ठोड़ रगत रा छापका सोस नी बंडी सपनारी कीचड़ की मोह पीट रा रेला चित्राम की बेजानी हो। पर दोनों महाजुद्धा चित्राम हिरोशिमा नागासाकी रा चित्राम और बांग्लादेश रा बेजोड़ चित्राम इन नाकुत चित्राम सु घना घना ऊंचा हा घना रूपाड़ा हा और चित्राम बारे होड़ तो नहीं कर सके पर दीवारों हाथा करियोड़ो और छोटो चित्राम इकी बेजानी हो। हाँ वे पांचू मिनक हा मिनखारी बोली बोलता हा और मिनक री थाली थालता हा। बहुत बढ़िया लंबी है बहुत लंबी है थकान है पानी पी लीजिए बहुत अच्छा लगा नहीं मैं ले लूंगी पानी पी लीजिए बहुत अच्छी पढ़ी है आपने बहुत हाँ राजस्थान में पढ़ना में डिफिकल्ट है इंजीनियर नहीं पढ़ा इसको नहीं राजस्थानी मूलतः तो राजस्थानी में लिखा गया था दिखाना। हाँ इसका शायद उनके बच्चे ने अनुवाद किया था क्या नाम है हाँ हाँ उनके लड़के तो हैं ही वो भी कभी कभी जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी कुछ फील हुआ होगा जो राजस्थानी नहीं जानते जैसे
आपके लिए नई चीज मिली? नहीं, राजस्थानी में सुनना बहुत जरूरी था इसको, क्योंकि जो मूल जो भाषा का आकर्षण वैसे इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो आप पढ़ेंगे तो लगता है कि वे मूल का उन्होंने भावना रखी है। अनुवाद बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा अनुवाद, लगभग नजदीक। बहुत नजदीक। तो कहानी तो बुनियादी तौर पे इतनी सी है कि गांव से 5 भाई ट्रैक्टर खरीदने शहर आए हैं और शहर से लौटते समय एक युवक से उनकी होड़ लग जाती है। होड़ भी ऐसे लगती है कि उनकी होड़ धीरे धीरे एक सनक में तब्दील हो जाती है कि भाई ये एक आजकल का छोरा और हमारे ट्रैक्टर से होड़ लेगा, हमारे ट्रैक्टर से आगे निकलेगा, ये कैसे हो सकता है। और वो जो जो उनसे आगे निकलता वैसे वैसे उनका पारा सबका भाइयों का अपने संवादों के माध्यम से आ ही रहा है, उनकी मनोदशा आ रही है। और कहानी में जब जब मोड़ आ रहा है तब आप देखिए कि परिंदे के माध्यम से लेखक ने कुछ और चीजें कहने की कोशिश की है। एक माध्यम ओम जी के साथ वाला संवाद तो वो गांधी बाबा और किसानी और आज़ादी के बाद के समीकरण की एक बात कह रहा है। दूसरी बात जब कह रहा है कि कहानी में जब युवक कोई मोड़ लेने वाला है या आगे पीछे हो रहे हैं वो, तब एक बार बाज का उल्लेख है कि बाज खरगोश को खा गया और दूसरी बार आता है कि वो चील चूहे को खा गई। तो उनकी चिंचाहट और सूसाहट ऐसा रूप लेती है इंसान के दिमाग में, बाद में घूमने लगती है छोटे भाई के। तो अंत का जो सारा दृश्य जो उन्होंने खींचा है कि ब्रह्मांड में एक तरफ तो बवंडर के वेग के समान एक युवक साइकिल पर दौड़े चले जा रहा है, वो अपने सपनों के लिए सपना जो उसका है, उसकी सपनों में जो एक अतीत दृश्य है, वो अतीत यानी कि अदृश्य दृश्य उसी को पता है और उसका मकसद वो पांचों भाई नहीं जानते। लेकिन उनकी अतीत की परिभाषा अलग है और उसकी अतीत की परिभाषा अलग है। उनकी अतीत की परिभाषा है वैमनस्य, घृणा या आधिपत्य स्थापित करना, और उस युवक की अतीत की परिभाषा अलग है। तो दो भारत का जो वर्ग भेद है उसको कहने की लेखक ने कोशिश की है। आज़ादी के बाद जो भारत में समीकरण उपज रहे हैं, ग्रामीण भारत की स्थिति से होते हुए हम औद्योगिकरण की तरफ जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर आ रहा है उसमें जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा थी और उसके बाद जो एक ट्रांजिशन वाला फेज है, उसमें गांव में जैसे जैसे पैसा आ रहा है लोगों में और जैसे जैसे उनकी मानसिक वृत्तियां प्रवृत्तियां बदल रही है, उसको कहने की इस माध्यम से कोशिश की है। इसलिए इसका शीर्षक अनेकों हिटलर रखा है कि हिटलर को एक आप शब्दावली के रूप में लेंगे कि हिटलर की एक मानसिक मन स्थिति की हम परख करेंगे तो हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में एक हिटलर है, बनिस्बत आपका उससे साबका या आपका उससे सरोकार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस कहानी का लबो-लुबाब केवल इतना है, बाकी जैसे जैसे आप लोग अपने विचार रखेंगे हम और इस पर बात करेंगे। आजादी का दिन है और आज के परिदृश्य में भी ये इतनी मानीखेज कहानी वो आते ही मैंने ये बोला आज भी बहुत रेलेवेंट कमजोर पर शासन करने है। आज भी वही होड़ चल रही है, आज भी वो लफ्ज लगाएंगे। छोटा सा लिखा था आपको, श्योर वो मैंने आते ही कहा, जो कहानी अंत में छोड़ दी है ना कि वो पांचों भी इंसान थे, आग की जगह आग, तो वही वाली बात कह रहा है। वो घूम के वहीं आए। और गरीब के बीच जो भेदभाव था ना, ताकतवर और वही। वो भेदभाव। वैसे इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि 5 भाइयों का तस्वीर दिया गया है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जो 5 मित्र शक्तियां थी, महाशक्तियां, उनको दिया गया है और उस लड़के को जापान बनाया गया है, व्यक्तिवादी जापान। इसके कई पढ़ते अर्थ निकल सकते हैं। बुनियादी तौर पे तो हाँ वो भी जोड़ सकते हैं क्योंकि आज में वो 2 लाइन कह जी। जो कहानी पढ़ के मेरे मन में भाव आए बहुत अच्छी। तो वो मैं कहता हूँ कि अनंत काल से मानव का मन ईर्ष्या, मद, मोह और लोभ से भरा हुआ है। काल बीतते रहे परंतु ये दुर्गुण कभी कालातीत नहीं हुए। मनुष्य के मन में ईर्ष्या और मद का भाव कभी भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता।
प्रस्तुत कथा में इसी भाव का सजीव चित्रण किया गया है श्रीमान विजयकांत देथा जी द्वारा। ये 5 खेतिहर किसान 5 पांडव न होकर 5 कौरव ही थे। अपने मत में चूर एक जवान साइकिल चालक से कोई बैर नहीं था उनका, पर उसका कसूर भी यही था कि वो अनकही स्पर्धा में, जो भाई साहब कह रहे थे कि वो अनकही स्पर्धा में उनके समक्ष अपनी पहचान कैसे कायम कर सकता, कैसे कायम करने का यत्न कर रहा था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी मान्य नहीं था। किंतु प्रभुत्व का सवाल था, उनकी डायनेस्टी तो चैलेंज हो रही थी, तो किंतु प्रभुत्व का सवाल था। एक नितांत अकेला जवान उनका प्रभुत्व और उनके मत को कैसे चैलेंज कर सकता। दर्द का आहत होना सहन नहीं कर सके वो, दर्द का आहत होना सहन नहीं कर सके, और अंततः जो अपराध उस लड़के ने किया था उसकी क्षतिपूर्ति उसे अपने जान से हाथ धोकर करनी पड़ी। आज के परिप्रेक्ष्य में अनेकों कौरव, अनेकों हिटलर हमारे इर्द गिर्द गली मोहल्लों और शहरों में स्थापित होकर बैठे हैं। वो अपने गुर्गों और दाहिने हाथों के जरिए अपने दंभ और मद के साम्राज्य का संचालन किया करते हैं। ये रोड रेस की खबरें इतनी आम हो गई हैं कि हम लोग सरसरी नजर से पढ़कर अखबार साइड में रख लेते हैं और जिंदगी फिर रोज की तरह उसी दस्तूर पर चलने लगती है, क्योंकि ये सब अब जीवन का हिस्सा और रोजमर्रा का किस्सा बन गए हैं। तो वक्त बदल गया है, पर बाज आज भी खरगोश के बच्चों को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाते हैं। दम्भी बाजों और चीलों को उनके घुटनों पर लाने के लिए अभी खरगोशों और चूहों को बहुत श्रम, बहुत एकता और सियासत में अपनी आवाज को बुलंद करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छा। मैंने इस पर एक टिप्पणी, बड़ा मैं टिप्पणी लिखी थी, उस टिप्पणी को मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे और भी बातें होंगी तो मैं अपनी बात और भी कहूँगा। पहली बार में मैं अपनी टिप्पणी पढ़ देता हूँ। फेसबुक पे ये ग्रुप है क्या? अच्छा, यह कहानी मूल रूप से राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। कहानी का शीर्षक बहुत अर्थपूर्ण है, इस पर बाद में चलकर विचार करेंगे। 5 सचेरे भाइयों और एक साइकिल सवार की कहानी है। 5 भाई साझे में ट्रैक्टर खरीदने गांव से जोधपुर शहर आते हैं। ट्रैक्टर में सवार होकर वे अपने गांव के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में साइकिल सवार जा रहा होता है, जो ट्रैक्टर को आते देखकर अपनी गति बढ़ाते जाता है। उसका उद्देश्य साइकिल रेस प्रतियोगिता में जीत हासिल करना है। वह इसे प्रैक्टिस के रूप में देखता है। ट्रैक्टर से साइकिल वाले के आगे बने रहने से 5 भाइयों को नागवार गुजरती है कि 200 रुपये की साइकिल और 60,000 का ट्रैक्टर। बीच में एक बार साइकिल की चेन उतर जाती है, तब ट्रैक्टर आगे निकल जाता है। चेन ठीक कर साइकिल सवार ट्रैक्टर से आगे निकलने में होता है, उसे ट्रैक्टर के पीछे से वे टक्कर मार देते हैं। साइकिल सवार का सिर चकनाचूर हो जाता है। एक भाई इसके लिए औचित्य बताता है कि वह ट्रैक्टर से आगे निकलने की जरूरत कर रहा था। उसमें से जो छोटा भाई पढ़ा लिखा है, उसने इस दुर्घटना से अपने बचाव के लिए अपना अपन फंस नहीं जावे, साइकिल सवार के मुंह में आधी बोतल दारू डाल देता है और वह बोतल फोड़कर वहीं छोड़ देता है। सड़क पर साइकिल सवार की खून के बीच पड़ा लाश एक चित्र बन रहा है। एक आवेदी कोई भी चीज ऐसी होगी तो नेचुरली सड़क पर बेतरतीब चित्र बनते हैं। अब कथावाचक यहाँ पर जोड़ता है, कथावाचक यहाँ इस चित्र की तुलना दोनों महायुद्धों के चित्र, हिरोशिमा नागासाकी के चित्र, फिर वियतनाम युद्ध के चित्र, बांग्लादेश युद्ध के चित्र से करता है। अब कहानी के शीर्षक पर विचार कीजिए। इन महायुद्धों में और दूसरे सभी युद्धों में हम हिटलर और दूसरे उन जैसे हिटलरों का नाम लेते हैं, उन्होंने अपने ताकत के प्रदर्शन के लिए कि कोई मेरे से आगे नहीं निकल सकता, अपने वर्चस्व लाए, जो अपने वर्चस्व और एकाधिकार स्थापित करने के लिए जनसंहार किए। सत्ताधारी स्वयं को बहुत सशक्त और दिव्य गुणों से युक्त समझता है। इसमें भी कई बार आया है, बात करेंगे
कि वो अपने आप को तो समझता है कि वो केवल इस मतलब कि बिल्कुल अवतरित हुआ है, जैसे कुछ ताकत आ जाने के बाद आदमी की सोच बदल जाती है, वो अपने आप को अवतार समझने लग जाता है। उसको ये नहीं लगता है कि वो औरों की तरह इंसान है या औरों की तरह माँ की कोख से ही जन्म लिया है। उसको लगता है कि कोई धरती से नया बिल्कुल अवतार के रूप में आया है, इस कहानी में ही जगह जगह आया है। उसे लगता है कि बाकी के लोग उसके रहमो करम के मोहताज हैं, उनके अहंकार को संसाधन और नई टेक्नोलॉजी और बढ़ा देता है। कहानी की शुरुआत बहुत तंज कसते होती है। कहानी की शुरुआत को देखिए, जो कहानीकार ने तंज कसा है, और शुरुआत में जो बात बाद में समझ में आती है, लेकिन शुरू में उन्होंने कहा है वे पांचों ही इंसान थे, चेहरे इंसान जैसे ही थे, आंखों की जगह आंखें, नाक की जगह नाक, दांत की जगह दांत, हाथ पैरों की जगह हाथ पैर, सभी इंसान की बोली बोलते थे और इंसान की ही चाल चलते थे। जिस तरह से तंज कसा है उन्होंने कि वो भी कोई जो दूसरे लोग हैं, चाहे उससे निर्बल है या जो ताकतवर नहीं है, उनमें कोई अंतर नहीं है, इंसान ही है। फिर अंतर कहाँ आ गया देश की? अब इस कहानी में दो तीन चीजें हैं कि देश की आजादी के बाद बड़े किसान मालदार बन गए थे, जो वो ताकतवर बन गए, खूब दौलत बन गए, उनको लगने लगा कि वे कुछ भी खरीद सकते हैं। और कोई भी जिसके पास ताकत आ जाती है, पैसों की ताकत आ जाए या सत्ता की ताकत आ जाए, उसको लगता है कि वह कुछ भी खरीद सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो उसके दूसरे लोग हैं, उसको चाहे दूसरे लोग उसके टक्कर में नहीं आते हैं या उनको प्रतियोगिता नहीं भी होती है, तो भी उनको लगता है कि भाई ये मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा। और अपने बारे में लगता है कि वो कुछ भी खरीद सकता है और ये उसका भाग्य है और उसकी दैवीय उपहार है। वे अपने आप को दूसरे लोगों से अलग देखने लगते हैं। जैसे उन्होंने इसी में आया है, उन्होंने किसी औरत की कोख से जन्म ना लेकर धरती पर अवतरित हुए हो, ऐसा उन्हें लगने लग जाता है। कहानी के अंत में इस व्यष्टि की घटना को समष्टि की घटनाओं से कथाकार ने जिस तरह से जोड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे स्तर पर संसाधनों और नई टेक्नोलॉजी को पाकर पांचों भाई की सोच और तेवर बदल जाते हैं और अपने आप को विशिष्ट मानने लगते हैं। साइकिल सवार के मर जाने के बाद उसकी मृत्यु की औचित्य को सिद्ध करने के लिए वह अपनी गलती से खुद मरा है, क्योंकि वह दारू पीकर तेज गति से साइकिल चला रहा था और ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। वो ये साबित करना चाहता है। बड़े लेवल पर यही होता है, आप जब जनसंहार कर देते हैं तो उसका औचित्य सिद्ध करते हैं कि जनसंहार करना क्यों आवश्यक हो गया, है ना। ये औचित्य सिद्ध करने लग जाते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो अपना औचित्य सिद्ध करते हैं। पांचों भाई ताकतवर होने का अनुभव अपने ढंग से करते हैं और मान के चलते हैं कि मात्स्य न्याय प्रकृति का नियम है। जो बाघ और उनकी उदाहरण दिया गया है, तो ये प्रकृति का नियम है, ये हम थोड़ी कर रहे हैं। जो ऐसा होगा वो करेगा, उसके भाग्य में ऐसा लिखा था, वो ये मानने लग जाते हैं। कहानी में पांचों भाई और साइकिल सवार का नाम नहीं आया दिखेगा। इस कहानी में एक विशेष तौर पे नाम किसी का नहीं दिया। एक दुकानदार का नाम तो ओम जी बार बार आ रहा है, लेकिन पांचों भाई के क्या नाम थे, साइकिल सवार के क्या नाम थे, बस। इसलिए कहानी ये अनवरत है, यानी कि शाश्वत है कि जो ताकतवर बनेगा वो ये उसकी रंग ढंग, उसके तेवर, उसकी बदल जाती है। वो अपने आप को इंसान से ऊपर समझने लग जाता है। मानो वो कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति वाला हो सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कहानी में एक जगह गांधी का जिक्र हुआ, जो वर्तमान में प्रासंगिक है। भला हो गांधी बाबा का, जो हमें भी इंसान की जिंदगी में, जब वो लोग उनकी पीढ़ियां कठिनाई में थी, तो कहने के लिए वो कहते हैं कि गांधी के कारण से हमें आजादी मिली, लेकिन उस बाबू के मेहरबानी बाबू की मेहरबानी से आजादी के बाद हमें भी थोड़ा सुख मिला, घर घर अनाज के ढेर, दूध दही कीरा फार। लेकिन उसकी बात काटते दुकानदार बोला, घर घर की बात झूठी है, तुम जैसे इन्हें गिने बड़े किसानों की जरूर मनचाही पूरी हुई है। मजबूरी में गांधी का नाम लेते हैं, अपनी सुख समृद्धि के लिए गांधी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनके पुरखों ने भले ही गुलामी में मुसीबत और तंगी सही, लेकिन आज उसी गांधी को सिर्फ जग में अच्छा कहलाने के लिए बस आनुष्ठानिक रूप से गांधी का नाम ले लेते हैं। बाकी तो सारी चीजें क्या है कि हकीकत में वो एक तरफ उनकी रह जाता है और हकीकत मतलब और ताकत के नशे में रहते हैं। यही हाल आज के सत्ताधारियों का है। जब आप गांधी से दूर होंगे, आप अपनी इन सुविधाओं के लिए, उसने गांधी का नाम जरूर लिया कि गांधी के कारण से हमारे आजादी मिली और हमको सुख समृद्धि मिली, लेकिन जब वो तेवर और जरूरत की बात करते हैं वो गांधी को भूल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जब आप गांधी से दूर होंगे तो आपको हिटलर सम्मोहित करेगा।
ताकतवर सम्मिलित करेगा। आपको लगेगा कि बस वही चीज है, असली चीज तो ये है, बाकी सब चीज बेकार है। कहानी के अंत में लेखकीय हस्तक्षेप असहज नहीं करता, वह व्यष्टि और समष्टि को जोड़कर देखने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी मैंने ये की है, विजयदान देथा ने कहानी जब देखिए कि इसने लिखा है कि उस समय फर्गुसन ट्रैक्टर है, ये आया है, ये ट्रैक्टर का नाम भी आया है, विदेशी ट्रैक्टर है और करीब उसकी कीमत 60,000 बताया है। 60,000 कीमत वाली ट्रैक्टर मेरे ख्याल में 60 के आसपास, 1960 के आसपास की बात होगी। यदि आप उस देखेंगे कार को जाएंगे तो कहानी इन्होंने जरूर भली 70 के दशक में मारवाड़ी में लिखी होगी, राजस्थानी में, 80 के दशक में ये कहानी हिंदी में आई है, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन कहानी का जो समय है, काल है, जब फर्गुसन ट्रैक्टर की कीमत 60,000 थी, उस वक्त तो आजादी के 10-15 साल बाद की बात है ये मेरे घर में। तो ये कहानी विजयदान देथा ने बहुत पहले की और जिस तरह से उन्होंने व्यष्टि की तुलना समष्टि से जोड़ते हुए की कि छोटे लेवल पर भी, एक व्यक्तिगत स्तर पर भी ताकतवर आदमी वही व्यवहार करता है जो बड़े लेवल पर हिटलर ने गैस चैम्बर में लोगों को बनवा दिया। तो आप देखिए उदय प्रकाश ने बहुत बाद में के 90 के दशक में मेरे ख्याल में या 2000 के दशक में कहानी लिखी है मोहनदास। बहुत ही उनकी लोकप्रिय कहानी है, बहुत ही बड़ी कहानी है, एक तरह से लघु उपन्यास पर है वो कहानी, बड़ी कहानी कह सकते हैं, 90 पेजों का समूह का कहानी है। उसमें भी ये बताया गया है कि किस तरह से एक जो दलित समाज का व्यक्ति है डिग्री प्राप्त करता है, उस डिग्री को जो है उस डिग्री का मैनिपुलेट करके और एक बड़े समाज वाला व्यक्ति या और ताकतवर व्यक्ति अपने बेटे को नौकरी लगवा देता है, ठीक है ना, और बाद में पूरी घटना उसके इर्द गिर्द घूमती है। इस पर आप टेली फिल्म भी बनी है, फिल्म भी देख सकते हैं आप मोहनदास के नाम से, और वो कहानी भी पढ़ सकते हैं। और अंत में ये बताया है कि किस तरह से वह अन्यायी बन जाता है और उसको जिसको हक मिलना चाहिए उसको चीजें नहीं मिलती है। तो उसमें भी बाद में चल करके उस कहानी के अंत में उदय प्रकाश ने, जो कि आज के बहुत ही कहना चाहिए सशक्त कहानीकार माने जाते हैं, उन्होंने उस व्यष्टि की उस छोटी सी घटना को व्यष्टि स्तर पर क्या है, जब भी आप कोई व्यक्ति हक मारता है, चाहे बड़े स्तर पर हो चाहे छोटे स्तर पर हो, वास्तव में उसका व्यवहार वही है, चीजें वही है। यहाँ भी इसलिए उदय प्रकाश विजयदान देथा के बहुत आभारी रहे हैं कि विजयदान देथा की कहानियों ने उनके कई जगह पर मार्गदर्शन किया है। ये हमारे राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है, इतना राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहानी का विजयदान देथा की कहानियों से प्रेरणा लेते हैं, कहानी के शिल्प में तो ध्यान रखते हैं और बहुत सचित नाम। थैंक यू। आप अपना कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। विजयदान देथा की इस कहानी में मुझे ये लगा कि ये कहानी जब मैं पढ़ता हूँ कोई भी, तो कोई एक सवाल सबसे पहले मन में आता है। अलग अलग किताब पढ़ते समय अलग अलग सवाल आते हैं। इसमें ये सवाल आया कि विजयदान देथा ने ये कहानी क्यों लिखी हो। जैसे कि वो सहजीवन की वो प्रेम कथा में जो उदय प्रकाश की कहानी है, पिछली बार आपने चर्चा की, उसमें भी मेरा यही सवाल था। मूल रूप से ये कहानी एक केंद्रीय विचार को लेकर लिखी और वो केंद्रीय विचार उसके शीर्षक में निहित है, हिटलर। और हिटलर के समकालीन और भी इस प्रकार के चरित्र हुए हैं, नेपोलियन हुए, मुसोलिनी हुए, लेकिन विजयदान देथा ने एक चरित्र का चयन किया, हिटलर। इसका अर्थ यह है कि वो एक हिटलर के नाम को एक प्रतीक मानते और वो प्रतीक, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कह रहे हैं ये सब दिखने में आम इंसान की तरह है, सब आम इंसान की तरह। दरअसल एक ये मानसिकता, हिटलर शब्द एक मानसिकता का प्रतीक है। वो मानसिकता क्या है वो समझना जरूरी है।
और हिटलर की मानसिकता पे चर्चा होना बहुत जरूरी। हिटलर की मानसिकता, वो जो सत्ताधीश जो आमतौर पर जिनके पास सत्ता होती है, या आमतौर पर जिनके पास ताकत होती है, या आमतौर पर जो धनाढ़ी हो जाते हैं, वो हिटलर की मानसिकता नहीं। हिटलर की मानसिकता है कि उसकी कौम दुनिया में सबसे ऊंची कौम, नाजी, उसकी संस्कृति दुनिया में सबसे ऊंची संस्कृति, और अगर उस संस्कृति को कोई चैलेंज करता है तो या तो वो उसको उसके सामने सरेंडर होगा, हिटलर के सामने, और या उसको मरना पड़ेगा। और दूसरी उसकी मानसिकता ये है, जैसा कि शाह साहब ने और मैंने में कहा, कि वो इस प्रकार के अपने सोच को, कि उसकी कौम बहुत बड़ी है, वो अपने आप को आर्य कहते हैं, उनके झंडे पे स्वास्थ्य का चिन्ह है वगैरह, अपन इतिहास में जानते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो उसको चैलेंज करने वाले को खत्म भी कर देते हैं तो वो एक प्रकृति का न्याय है। वो इसमें जो चूहे और जो खरगोश, मतलब जो वो ये मानते हैं कि ये प्रकृति का न्याय है, वो हिटलर की मानसिकता। हिटलर की मानसिकता का पहला जो बिंदु है वो ये है कि उसकी कौम सबसे बड़ी, उसकी कौम के सामने अगर आप समर्पित नहीं होते हो तो आपको मरना पड़ेगा। और उस मारने की प्रक्रिया में वो एक प्रकृति का नियम है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ विधान, कि उसको कौम को ही जीने का अधिकार है। और तीसरा ये कि उसको मारने की उनमें कोई ग्लानि नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं। तो अब जब ये मानसिकता आ गई और वो एक आम इंसान के शरीर में आ गई, तो अब इसका ये अर्थ हो गया कि ये अब कोई देश काल पात्र नहीं, ये एक कालजयी मानसिकता, वो कभी भी और कहीं भी हो सकता। तो एक तो है केंद्र बिंदु विचार, जिसको लेकर विजयलाल देथा ने अपनी भाषा की कलात्मकता से इसको विस्तार दिया। उस विचार को, उस विस्तार में दो घेरे खींचेंगे अपन, एक तो केंद्रीय बिंदु और एक जो प्राथमिक संबंध, और दूसरे घेरे में अनुषांगिक एक्सेसरी रिलेशंस, जिसमें एक्सेसरी रिलेशन में जो भारतीय स्वतंत्रता के बाद के जो चित्र वगैरह है वो एक्सेसरी है, वो इसके मेन पार्ट है, वो एक्सेसरी रिलेशन है। मेन पार्ट में केंद्र बिंदु के रूप में जो कहानी का विस्तार है, वो केंद्र बिंदु के रूप में ये विचार है कि उसकी कौम की, अंग्रेजी में जो वर्ड है शोवेनिज्म, एक होता है प्राइड, हम कह सकते हैं हम हिंदू है, लेकिन सिर्फ हिंदू को ही जीने का अधिकार है अगर हम ये सोचने लगे, वो शोवेनिज्म, वो अंध एक विश्वास, अंध कहना चाहिए भक्ति है, अंधभक्ति, शोवेनिज्म इलॉजिकल, टोटली इलॉजिकल। हिटलर की जो अपनी कौम के बारे में जो धारणा थी उसका कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसको इतनी ताकत दी कि वो इस बात में लग गया कि वो अपनी कौम को सर्वोच्च सिद्ध करने में लोगों की हत्या, हजारों सैकड़ों लाखों की संख्या में अपने लोगों को खत्म, उसकी उसमें कोई ग्लानि नहीं। उसकी किताब भी आप बीट कैंप भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये लगे कोई ग्लानि का कोई भाव, और वही मानसिकता का प्राथमिक चित्रण फर्स्ट जो घेरे में, कहानी के घेरे में जो आता है कि वो ये मानते हैं कि अरे ये चूहे को ले गई, ये घर को, ये तो प्रकृति का नियम है, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, वो खाएगा। जैसे जीवस्य बोधिनम एक संस्कृत में का, तो वो ठीक है, जो वो बाज अपने पेट भरने के लिए खा रहा है,
लेकिन वो उसका इस्तेमाल उस बात का कहाँ कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को जस्टिफाई कर। हालांकि उसका काम जो लोगों को मारने का काम है वो बिल्कुल गलत है, अन्यायपूर्ण है, नृशंस है, क्रूर है। लेकिन वो कह रहा नहीं ये तो हिस्ट्री का नियम है, मेरी कौम बड़ी है, मैं मार सकता। और उसके बाद में पूरी तरह से कोई ग्लानि का कोई भाव नहीं था। और इसमें भी इस कहानी के प्राथमिक जो रिलेशंस हैं उसमें आप देखेंगे कि इन पांचों भाइयों में ग्लानि का कोई भाव कोई बात नहीं। और यहाँ तक कि वो उसके कुचले हुए सर पे उस पर शराब डालते हैं। एक इसमें बारीक एक इशारा है कहानी में, हिटलर की इतनी नृशंसता और क्रूरता के बाद उसकी एक प्रेम कहानी, यानी स्त्री के आकर्षण की भी एक उसके चरित्र की एक विषय। इस कहानी में इस बात को विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन हल्के से इशारा। वो पांचों भाई भी वो ट्रैक्टर और उनकी जो अंध गर्भोक्ति है वो अपनी पत्नियों के उनके कल्पना लोक में विचरण करते हुए, और वो जो साइकिल सवार है उसकी प्रेरणा भी उसकी एक प्रेमिका, जिससे कि उसके वो विवाह करने का निश्चय होगा। तो वो भी ये जो भी बात है ये भी एक सेकेंडरी सर्कल में उसके अनुषंगिक उसके वातावरण में वो बात आई है। और एक बार मैं पुनः कह दूं कि जो मूल विचार है वो नाजी कौम की शोविनिस्टिक उच्चता के प्रति अंधश्रद्धा, उसको स्थापित करने के लिए लोगों को मारने का अधिकार और मारने के पश्चात किसी भी प्रकार की ग्लानि न होना, ये तीन बातें केंद्र विचार में। और इस मानसिकता का सार्वभौमिक और सर्वव्यापी और कालजयी होना, ये प्राथमिक इसका उसकी कलात्मकता का और उस कहानी का विस्तार। द्वितीय विस्तार में अगर मैं उसको दृष्टि से सोचूं तो जो वेशभूषा जो आपने पढ़ी, सफेद कपड़े, सफेद पोतिया, कानों में वो मुड़के, ये अगर हम सोचते हैं तो दो कौम आपके सामने आएगी। एक तो जो राजस्थान की विष्णोई कौम है और एक जाट है, या तो वो विष्णोई है या जाट है। और मैं कोई जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है, इसको हम कई अर्थों में महसूस करते हैं कि इन दो कौमों में वो हिटलरशाही वाली मानसिकता पाई जाती है। ये अपने को सर्वोच्च जहाँ भी होंगे, जैसे अगर किसी भी आप देखोगे कि किसी भी स्कूल में या किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर 5-6 जाट हो गए तो वो एक ग्रुप बना और वो अपना वो उस तरह से अपना स्थापित करें, डर पैदा करें। विष्णोई भी जो है वो कई आपके अखबारों में घटनाएं आती है कि ट्रैक्टर से मार जीप चढ़ा दी, जीप से मार दिया, ट्रैक्टर से मार दिया। वो मारने में उनको कोई और ग्लानि भी नहीं। हाँ, बीवी वो जो एक जो डॉन टाइप विष्णोई उभर रहा है अखबारों में। तो ये जो मिर्जा नेता की जो कहानी है उसमें जो राजस्थान में आपने पढ़ी बहुत अच्छे तरीके, और जो भाषा की जो खूबसूरती है राजस्थानी की, और हमारे साथी जो हिमांशु जो थे राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। मैं खुद भी मानता हूँ कि मिलना चाहिए। ये अपनी एक पॉलिटिकल इनएडिक्वेसी है कि ये अभी भी 18 उसमें संविधान की लिस्ट में नहीं है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि उस प्रोग्राम के दौरान में जो राजस्थानी भाषा में लोगों ने भाषण दिए, उतने खूबसूरत भाषण थे जिसमें हमारे राजस्थानी के लेखक हैं जहूर साहब भी मौजूद थे।
और उनके विजयदान नेता के लड़के कबीर भी मारे थे। बहुत खूबसूरत बात है। और हालांकि इस कहानी में विजयदान नेता की जो रीजनल खूबसूरती है वो इतनी नहीं आई। अगर आपको उनकी भाषा की वास्तव में जो लच्छा अगर कहते हैं, भाषा का लच्छा, वो लच्छा है तो बाता की फुलवारी। बाता की फुलवारी अगर आपको राजस्थानी गाना देना तो वो आप पढ़िए, मतलब क्या उसमें रवानी ऐसे को ये भी उसी के अंतर्गत है। हाँ। जैसे प्रेमचंद की मानसरोवर है ना, हाँ। 8-9 खंड जो भी है, तो बातारी फुलवाड़ी उनके जो वॉल्यूम का पूरा नाम है, उसी के अंदर ये कहानी भी। हाँ, बातपोशी जो कला है, बातपोशी। बातपोशी कुछ पढ़ना चाहती हैं? तो अच्छा, दूसरा जो इसमें है उसमें लिखा है अलेखू हिटलर, ओरिजिनल में अलेखू है। हाँ, लेखों शब्द। और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया अनेकों, वो सही है, क्योंकि लक्ष्य जो वर्ड है, लक्ष्य यानी लाख, और जो है वो अनगिनत लाखों से मिलकर अनगिनत अनेकों। लेकिन अलेखू हिटलर का अलख जो शब्द है उसका एक और अर्थ भी, और वो शब्द है अलख निरंजन। अलख मतलब जो देखा नहीं जाता, जो निरंजन है लेकिन वो देखा नहीं जाता, दर्शन। वो तो अलख मतलब मानसिकता को आप नहीं देख सकते। मानसिकता का कोई शरीर नहीं है, शरीर से तो वो आम इंसान है, लेकिन उनकी मानसिकता अलग है। तो ये अलग हिटलर है, यानी मानसिकता वाला हिटलर, अदृश्य हिटलर, अमूर्त है, अमूर्त हिटलर है, जो कि सर्वव्यापी आपको मिल जाएगा। और लेकिन वो कब दिखेगा? जब उसके कार्यकलाप सामने आएंगे, तब आपको लगेगा अरे ये अपने आप को सुप्रीम समझता है, इसका कोई कारण नहीं, ये बिना बात के थप्पड़ मार देता है, इसका कोई कारण नहीं, इसको कोई पछतावा भी नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तीन बातें हिटलर है, और तीनों की जो अमूर्त मानसिकता है वो अलेखू हिटलर है। दोनों ही जो शब्दार्थ जो किए, अनुवाद किए, मैं दोनों से सहमत। अलेखों भी ठीक है और अमूर्त अलग। बहुत मैं तो वैसे मैंने सारा पढ़ लिया। कहानी पढ़ी है, कहानी की टिप्पणी पढ़ी है ना। आपको क्या लगा उसके बारे में? लेखक विजयदान देथा विजय ने बहुत सादा और सरल शब्दों में राजस्थानी में बहुत गहरी बात कही है। उनकी उपमाएं कटीली चुटकी सी है, बट बहुत सटीक है। शहर और गांव का अंतर, धनपान का प्रभाव, नई नई चीज का उमाव और नए नए उमाव और चाव में ध्यान का भटकाव, इनको इस सबको उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। और नए जोशीले खून में उबाल आदि बातों को भी उन्होंने हाथों हाथ लिया है। लेखक सांकेतिक ध्वन्यात्मक भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। देखने में ये शब्द बोलचाल के शब्द लगते हैं, लेकिन नारियल के फूल की भांति गूढ़ इनके सारे अर्थ हैं। ऐसा लगता है कि एकदम सरल सी कहानी है कि कुछ एक भाई हैं जो ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं और उन्हें रास्ते में एक जवान मिल जाता है वगैरह वगैरह। वो सब कुछ आप लोग पढ़ भी चुके हैं और सब लोग कह भी चुके हैं, तो क्या ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन गूढ़ अर्थ देखें तो ये कहानी बहुत सारी परतों को उगेरती है। और जहाँ तक बाकी सब ने कहा है, मुझे ऐसा लगा कि इसमें विजयदान देथा जो इनडायरेक्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो 5 महाशक्तियां थी, उनको उन्होंने 5 भाइयों का रूप किया है। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और वो रेफरेंस नहीं आती। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, इन 5 महाशक्तियों को उन्होंने उन 5 भाइयों का रूप दिया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि जो आखिर में जो कहानी का अंत होता है, इसमें आप देखोगे कि उसमें जर्मनी का कोई उल्लेख नहीं। विजयदान देथा ने जर्मनी का कोई उल्लेख नहीं, और न वापिस हिटलर का नाम लिखा। उसने हिरोशिमा, नागासाकी, वियतनाम, बांग्लादेश, इसके द्वारा वो ये कहना चाहते हैं कि हिटलर की बात तो मैंने आगे कर दी, अब ये सब हिटलर है।
जो अमूर्त है और अनेकों है। तो एक्चुअली अब इसका जो कटाक्ष है वो अमेरिकन दादागिरी पर है। और जो नौजवान क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा पे भी बम गिराने वाला अमेरिका था। क्या लॉजिक था? उसमें हजारों लोग मर गए, निर्दोष लोग। लॉजिक तो ये था ना कि वो बोल रहा है मेरे जैसी महाशक्ति जिसके पास परमाणु शक्ति है उसका मेरे से आगे कैसे हो सकता है? बल वो हाथ उसका पे लॉजिक था। जापान ने किया था ना वो पहले। अमेरिका का लॉजिक था, हाँ। लेकिन वो प्राइड नहीं है, दैट इज शोविनिज्म। वो इलॉजिकल लॉजिक है। नहीं, बट जापान ने उसकी पर्ल हार्बर पे हमला किया था तो अपने से आगे बढ़ के देखना नहीं चाहता। इसलिए वो नहीं चाह रहा था तो इसने उसको वापस जवाब दिया। तो वो तो उनको मारने में कोई संकोच नहीं। आज की तारीख में भी उन्होंने क्षमा नहीं मांगी है जापान से। हिरोशिमा नागासाकी पर इतना जबरदस्त नरसंहार करने के बाद भी अभी भी सारी दुनिया अमेरिका के पीछे। अमेरिका ने आज तक कभी भी एक वर्ड नहीं कहा कि हमें दुख हो। तो ये शोविनिज्म, ये इलॉजिकल लॉजिक है। हिटलर का मतलब है इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं, अमानवीय है। और जो साइकिल सवार नवयुवक है वो प्रगतिशील जापान का प्रतीक सा लगता है इसमें मुझे। सर्वविदित है कि एडोल्फ हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार कारण माना जाता है। और हिटलर का नाजीवाद था जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। और नागासाकी पर बम गिराना और उसका जो जापान का तहस नहस होना, ये एक तरह से युवक के मारने की घटना इससे सांकेतिक को दिखाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ जहां जापान और जर्मनी थे, दूसरी तरफ पंच महाशक्तियां और अमेरिका का तो प्रवेश ही जापान के कारण ही हुआ था, जिसका दुखद परिणाम हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने से भुगतना पड़ा। साइकिल सवार बिल्कुल जापान को रिप्रेजेंट करता है। जापान का इतिहास अजेय रहा है। ना तो जापान पर पूरी तरह ना कभी किसी विदेशी का आक्रमण हुआ, ना वो कभी किसी का उपनिवेश बना। केवल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही जापान ने एक बार आत्मसमर्पण किया। तो बिल्कुल इस कहानी में भी देखें तो जो साइकिल सवार है वो कहीं भी अपना हारता हुआ नजर नहीं आता, सिवाय एक बार उसकी जब चेन उतरी है। तो लेखक ने इतनी छोटी छोटी घटनाओं से इंगित किया है कि मतलब थोड़ा बहुत भी उसको रिजेंबल करें तो हम बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं उस चीज को कि जापान। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। वो पूरी तरह से जापान का प्रतीक है वो लड़का, क्योंकि हिटलर की जैसे आपने कहा प्रेम कहानी भी है, और जैसा कि जापान का इतिहास भी है कि मतलब कभी ना तो उससे किसी ने पूरी तरह से अटैक किया, ना वो कभी किसी से हारा, ना कभी वो किसी का उपनिवेश भी नहीं बना। और सबसे बड़ी बात की जापानी टेक्नोलॉजी की तो आज भी लोग दीवाने हैं, सबसे आगे है वो टेक्नोलॉजी में। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में जो मेन पॉइंट उन्होंने उठाया, बीज जो बोया है, वो शायद द्वितीय महायुद्ध को लेकर ही बोया है। बाकी ये सारी कहानी है वो फिर भारतीय इतिहास को, स्वतंत्रता को और सबको साथ लेते हुए चलती है, लेकिन संकेत जो मूल है वो वहीं से उन्होंने भी ये अमेरिकन है कंपनी। हाँ अमेरिका, उससे टकराया है। और जो संकेत किए वो तो सारे ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है। और जो संकेत सारे उन्होंने दिए वो बहुत सचमुच में दिल को मतलब टच करने वाले हैं। बाज का हो, चाहे चील का हो, चाहे मतलब उसको मार गिराने का हो, चाहे उसकी प्रेमिका के प्रतिबिंब उसकी आंखों के सामने आने। लेकिन उन्होंने कर्व कहानी को बहुत अच्छा दिया हर जगह। इसके लिए तो मैं क्या अप्रिशिएट बनता है, बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि ट्रैक्टर भूमि पे चलता है तो वो सृजन करता है, और अगर वो उसको इंसान को मारने के लिए काम में आता है तो वो विध्वंस करता है। और उसमें मशीन का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष है उसके सवार का। तो सेम यही है कि परमाणु शक्ति का जो बनाया गया उसे तो उसे बनाया सृजन के लिए गया था, लेकिन अब ये तो हम इंसानों पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। तो हम उसको विध्वंस में यूज कर रहे हैं ज्यादा। अभी लेटेस्ट ओपेनहाइमर अभी इसने एटम बम का निर्माण किया था। और जो ओम जी है वो मुझे सिर्फ पूंजीवाद के सटीक प्रतीक लगे, जो पूंजीवाद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एकमात्र वही है जो सबसे अलग है। वो अब क्या है कि स्वतंत्र भारत में एक तरफ पूंजीवाद पनप रहा है, एक तरफ बड़े किसान पनप रहे हैं। वो एक
सेकेंडरी बिट करें। और एक जो सबसे सटीक उपमा, बाकी सारी उपमाएं चली लेकिन कौओं की बारात की उपमा दी वो मतलब उसमें जो चेरी ऑन द केक थी कि जब वो भाई बकबक कर रहे होते हैं उसे हराने के बाद में कि अच्छा ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उस समय कौओं की बारात का जो उन्होंने उपमा दी कि कौओं की बारात चेचे करके निकल रही थी तो उनकी आवाज अपनी तो बहुत अच्छी लगी थी। सचमुच में उन्होंने क्या बोला वो डायरेक्ट नहीं बताया लेखक ने कि वो कैसी बकवास कर रहे थे उसको वोट के लिए, लेकिन वो कौओं की बारात से उन्होंने इंगित कर दिया कि मतलब वो कुछ बुरा ही बोल रहे थे उसके लिए और अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे थे, वो अच्छा लगा। बाकी ज्यादा आप उनसे तक कह चुके, सब लोग उसका कहने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। नहीं आपका ये नया बिंदु है, आपका बिंदु नया है और बहुत बढ़िया। नहीं लिखते हैं ना आप आज नहीं लिखी मैंने। आप साधना दे रहे हैं। साधना दे। हाँ, वो पांचों ही इंसान थे और इंसान की बोली बोलते थे, इंसान की ही चाल चलते थे मगर इंसानियत से बिल्कुल परे थे। कहानी के आरंभ में लेखक ने रूपरेखा मनुष्य की बनाई, वो लगती तो इंसानों जैसी ही थी मगर इंसानियत से कोसों दूर उन व्यक्तियों की थी जो आज़ादी का मजा ऐसे ले रहे थे मानो वो कभी किसान थे ही नहीं, हमेशा से जमींदार ही थे, जबकि वो वास्तव में किसान ही थे। अपनी जेबें भरी और इन्हीं पैसों के सामने हर किसी को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे थे। कहानी में 5 चचेरे भाई ट्रैक्टर खरीदने शहर जाते हैं जिस पर बैठ के उन्हें हर चीज कुछ लगने लगता है, फिर भले वो पशु पक्षी हो या इंसान। जबकि ट्रैक्टर बेचने वाला गांव की महानता यानी कीमत का एहसास कराता है और कहता है कि खाली दूध उपज हवा का शहर में मिलावटी जीवन से कहीं ऊपर है। मजाक में उनसे अपने व्यापार की अदला बदली के प्रस्ताव भी रखता है, जिस पर एक भाई कुछ भड़क कर कहता है कि सब अपने अपने कामों पर ही ध्यान दें, आप हमें ट्रैक्टर दें और हम आपको उसके बदले अनाज देते रहें। कुछ रोचक प्रसंग जैसे ट्रैक्टर बेचने वाले ओम जी का चित्रण कि हाथ की जगह हाथ, सिर को चांद कहा और 3 तरफ बालों की झालर और सीमित सी मुस्कान पाठक को हंसाती है। ट्रैक्टर की बनावट उसकी रचना कभी खूबसूरती से विवरण किया गया है। व्यंग से भरपूर ओम जी का ये कहना कि पहले गांव में एक ठाकुर होता था और अब हर कोई खुद को ठाकुर समझने लगा। जवाब में भाइयों का ये कहना कि हजारों साल की जद्दोजहद के बाद मुश्किल गांधी की बदौलत ये दिन आए हैं। इतनी गंदी सही है और अब किसी को काली की आंख का काजल भी नहीं सुहाता। कहने का तात्पर्य था कि जब किसी को जानवर की भांति जोता जाता था तब किसी को दया न आई और अब क्यों ये समझ रहे हैं कि दुख का फंदा भी कुछ ढीला ही हुआ है, सुख तो अभी चांद जितना ही दूर है। शहर आने की जिज्ञासा और ट्रैक्टर खरीदने की खुशी का भी अच्छा चित्रण किया गया है। ट्रैक्टर की आवाज़ सुन दरख्तों और झाड़ियों से उठते परिंदों की आवाज़ कानों में रस्सा घूमती है। ये पंक्तियाँ सड़कों और जंगलों का गांव से स्पर्श होना महसूस कराता है, जो बहुत सुंदर उपमा है। वहीं दूसरी तरफ घमंड और निर्भयता एक साथ दिखती है, जब एक खरगोश के बच्चे को चील अपने पंजों में जकड़कर उड़ा ले जाना, जिस पर भाइयों का ये परिहास करते हुए कहना कि इसकी मृत्यु इसी प्रकार होती थी। इस प्रकार चील के झपट्टा मारने पर चूहे की पीड़ादायक चीख को भी परिहास के रूप में लेना उनकी क्रूरता या दुर्व्यवहार को दिखाता है। जगह जगह प्रकृति के सौंदर्य को इस प्रकार दर्शाया गया कि हमें प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन से होते हैं और हम सूरज के ढलने पर चारों ओर फैला गुलाल अपनी आंखों के समक्ष देखते हैं, जिसका मेल लेखक ने ट्रैक्टर के लाल रंग से किया है। एक बालक जो साइकिल सवार है उनको छोटा बड़ा समझना उन 5 भाइयों को बहुत ही क्रूर स्वभाव दिखाता है। भला ट्रैक्टर का साइकिल से क्या मुकाबला, वो भी एक अबोध बालक है जो आंखों में 2 सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में बेकार ही इनसे रेस लगाता है। पहला उनसे पेरिस जाना है प्रतियोगिता के लिए और दूसरा जिस लड़की को वो पसंद करता है उससे शादी तभी संभव थी जब वो रेस जीत पाता है। मानो ये उसका बचपना था, मगर इन भाइयों ने भी कौन सा बड़ापन दिखाया। घमंड से लबालेजी भाई जब उससे जीत ना पाए तो वैश्याना हरकतें करने पर आमादा हो गए और उसे न केवल ट्रैक्टर से टक्कर देकर कुचला बल्कि उसके जख्मों पर शराब उड़ेलकर पीड़ादायक बनाया। जिन रास्तों पर पक्षियों जानवर और पत्तों की चहचहाट की सहसा वहाँ मनुष्य की दर्दनाक चीख गूंज उठती है, मगर किसे फर्क पड़ा, शायद किसी को भी नहीं। बस उस लड़के के घर वालों को जब अब उसके बिना जीना पड़ेगा। जो इंसान भेड़ियों की खाल में घूम रहे थे वो तो अपनी जीत के जश्न से सराबोर थे।
ऐसे ही हादसों में ना जाने कितने मुसाफिरों का सफर अधूरा ही रह जाता है। कुछ पैसे वाले बिगड़े नवाबों की वजह से, कुछ अल्हड़पन से, या कुछ इस कहानी के घमंडी लोगों की वजह से जिनकी नाक तभी ऊंची रहती है जब वो किसी कमजोर को हरा सके, किसी को मजबूर को झुका सके। कहानी वाकई बहुत खूबसूरती से लिखी गई है, जिसमें प्रकृति की खूबसूरती, इंसान के वैश्याना चेहरे, व्यंग, हास्य और दर्द सभी कुछ समेटा गया है, जो अच्छे लेखक की है। आप भी कोई बोलना चाहेंगे? हम सुन रहे नहीं बोलिए। कोई एक लाइन वगैरह कुछ? सभी का बहुत अच्छा, मजा अपनी अपनी तरीके से हमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया सारे पॉइंट्स। आज के परिवेश में खासकर समाज की असमानता बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी लेकर के अपनी कहानी में बच्चा जो पूंजीवादी, हाँ, उनकी ये भी आपका कहना सही है कि आज के समाज में भी इस प्रकार की मानसिकता विद्यमान है। इस बात से प्रति भी लेखक का बिल्कुल स्पष्ट इशारा है। ये आपकी बात है। और आपने जैसा कहा कि वो राजनीति सन आपने कहा कि सन 60 में लिखी गई होगी ये कहानी। नहीं, मैंने कहा तो 60 के आसपास ही घटना मैंने कहा कि 60 में फर्ग्यूसन आए और 70 के आसपास शायद लिखी गई होगी और 80 में ट्रांसलेशन हुई। पर आप देखिए तब से आज तक का सफर भी प्रासंगिक है। हाँ, तो बिल्कुल आज भी वही हो रहा है। काल्पनिक कहानी है ये। बिल्कुल। क्योंकि मानसिकता जो मानसिकता नहीं बदली। इंसानी खत्म नहीं नेचर होगा। का हर समय ये नहीं पता है, ये बात इस कहानी में देखिए, इस पूरी कहानी में सिर्फ एक जगह बहुत छोटी सी चीज दी है। शायद लेखक अपना शायद संकेत देना चाहता है या अपने ढंग से, हालांकि उस पर अपने नजर गई है, अपने उसको ओवरलुक कर दिया है। एक जगह ट्रैक्टर धीरे होता है, वो अपने ताकत से लगा के जा रहे हैं, सामने से कुछ फौजी गाड़ी आती है, फौजी का बस और कुछ नहीं बताया। तब थोड़ी सी रफ्तार हो गया, तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी कम करनी पड़ी। बहुत हल्का सा संकेत दिया है। अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इससे ऊपर पावर आई ना, ऐसे व्यक्तियों का जो पावर आ जाती है तो नीचे वाला साइकिल से तो आप उसमें भी करना पावर जाओगे। दिखाई। ऐसे ताकतवर व्यक्ति पावर वाले को देख करके दबते हैं, बाकी तो समझते हैं कि मतलब ये हल्का सा बड़ी पावर उनके सामने आ जाए तभी वो बैठ गया या धीमे हुए। एक ही जगह ट्रैक्टर धीरे हुआ है केवल उस जगह पर, बहुत माइन्यूटली। मतलब कि मैं समझता हूँ विजयदान देवता जी ने एक चीज को आप देखिए एक चीज पर सोचा है। अभी वो सफेद के लिए उन्होंने जातिगत कहा है, वो एक अपनी जगह हो सकता है, पर आप देखिए कि जितने भी ताकतवर अमूमन राजनीतियों के पास पावर होता है वो सब सफेद पोस्ट कहलाते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं पैसे वाले उनको हम सफेद पोस्ट कहते हैं, है ना। तो वो एक संकेत ये भी है यहाँ पे विजयदान दत्ता का। हालांकि जातिगत प्रतीक को लेने के बावजूद भी उन्होंने उनका प्रतीक वो ना होकर के मैं जहां तक समझता हूँ ये प्रतीक जो है सफेद पोस्ट का, कि भाई उनके जैसे कि बाहरी से देखते हैं उन पर कोई दाग नहीं है, वो अदृश्य रूप से हिटलर है, मानसिकता रूप से उनकी पूरी हिटलर की है, लेकिन बाहर से बिल्कुल सफेद रंगों में है, मतलब कि थोड़े बिना दाग के है। मतलब सही है, ये एग्री है आपके। मैं इस कहानी पर बहुत मुग्ध हूँ वास्तव में। मतलब विजयदान देवता की कहानी जो है ना, ये इतनी जबरदस्त कहानी है, इतनी जबरदस्त कहानी है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। इतनी बार सैल्यूट किया जाए उतना कम है इसका, बहुत जबरदस्त। एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको हाँ, छोटी छोटी बातों को भी हर वो चीज में कुछ ना कुछ ट्रू है। बात करते हैं। हर चीज में ट्रू है। कहानी बड़ी भी नहीं, आराम से पढ़ सकते, बड़ी बात है। हाँ, वो गागर में सागर भरते हैं। जैसे एक चीज पर अपन विचार करें तो वो इस कहानी में है। बहुत चीजें उठाई है उसमें। बिल्कुल। आपको भी कुछ कुछ ऐसा होने वाला ये एहसास भी करा दिया बिगनिंग में उसकी पक्षियों की जो आवाजों से ना, कि ऐसे वो मरे तो ये भाई ऐसा होगा। इसमें एक लाइन है ना कि लेख हरगिज नहीं टलते, तो वो संकेत है अंत की ओर। ये कुछ इस तरह की घटना होने वाली है, लेकिन अपन तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही थी स्पीड उसकी भी। ऐसे कैसे हम लोग इतने ट्रैक्टर वाले हैं, साइकिल वाला जा रहा है,
तो उन बातों से वो जो आज वो बड़ी वो बड़ी गाड़ी मर्सिडीज वाला होता है, साइकिल वाला है, छोटी गाड़ी तो वो ऐसे ऐसे गाड़ी से देखता हुआ चलता है। और यहाँ पर इसमें एक बात का अपन कि वो साइकिल वाला रफ्तार से चलाता है, जो भी करता है अपने सपने देखता है, उसका इन भाइयों के ताकत से या रेस उसका उद्देश्य है ही नहीं, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि उनकी ताकत को देख करके उनके होल्ड लेनी है या उसका करनी है, लेकिन वो अपने आप को समझता है कि जो भी चीज मेरे से आगे निकल रही है, बहस कर रहा है। हाँ, मतलब कि वो उसको लगता है कि वो नागवर हमेशा गुजरती आज है। की राजनीति यही तो हो रही है, मेन राजनीति यही है। अगर कोई ठीक ठाक से काम कर भी रहा है और आप बहुत बड़े हैं, आपको लगता है कि ये ठीक भी जरा गड़बड़ हो जाएगी, तो आप इस तरह से गलत करके उसको खत्म कर दो। यही हो रहा है ये तो बात है, ये तो हो रहा है आज के तारीख में बहुत रेलिवेंट ये मानसिकता वाली बात। हालांकि जबकि साइकिल सवार का उसका कोई लेना देना नहीं था। जो मानसिकता है वो कोई किसी काम को कर आगे रही नहीं है। निकलने हाँ, देना चाहता अपने से, बस तो ये तो उस समय उतने महाबली नहीं होंगे जितने आज हाँ, तभी तो आज का आज के परिवेश में बहुत ज्यादा स्टाइल है ना, मतलब अनुचित उचित अनुचित का ख्याल रहे बिना कुछ भी कर दो, आज के टाइम कर दो। बिना किसी लॉजिकल लॉजिक है वो। सही कहा आपने। वही चल रहा है। क्या मणिपुर में हो रहा है, क्या हाँ, कहाँ हो रहा है, कौन पूछ रहा है? कोई पूछ नहीं रहा है। आपकी पावर है आपको। और हमारे परिवार वालों कह के संबोधित किया जाता है, वो परिवार नहीं है। बाकी ये जो शुरुआत में मैंने बताई दिया कि ये इतनी कहानियों में ये बिल्कुल ही अलग इसलिए खड़ी हो रही है कि इस कहानी में अपने आसपास के समाज का चित्रण किया। बाकी उनकी जो 90% कहानियां वो बदकही या बातपोशी या दंत कथाओं पर आधारित है कि भाई एक कबूतर था, एक रानी थी, या एक गांव में 2 चोर थे। अधिकतर कहानियां दंत कथाओं पर, दंत कथाएं यानी कि देखी सुनी या